बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस भी था और सरकारी नौकरी का नेचर तब अलग था। और उस लंबे सफ़र में ये भी रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पहली बार में हो जाए। कि हाँ, उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी है जो है। आज के टाइम पे यूपीएससी या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकता है। जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट का राइज हुआ है, मेरा मानना ये है 15-20 साल में सिविल सर्विसेज की वैल्यू भी धीरे धीरे बच्चे, मतलब जो अब नए ट्रेंड वाले बच्चे आएंगे, स्टार्टअप्स की तरफ जाएंगे, एग्जाम की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होगी। Hey guys, this is part 2 of the previous podcast from Edshala. Now let's carry forward the insights from part 1. Hope you will like it. आंसर आज के ये एजुकेशनल सिनेरियो में काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे अनअकैडमी, PW, स्टडी IQ वगैरह हैं, और ये काफ़ी अफोर्डेबल और वो हम कहेंगे ना एफिशिएंट है, रीचेबल है मासेस तक। तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये स्टडी वर्दी हैं, और क्या ये जो ट्रेडिशनल एक्सपेंसिव कोचिंग मेथड्स रह चुके हैं जो फिजिकल हम फेस टू फेस पढ़ते हैं उनको रिप्लेस करने के लायक अल्टरनेटिव? हाँ, मतलब एक ये कह सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ा जो एडटेक सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि नॉर्मल गांव में बैठा आदमी भी आज के टाइम पे यूपीएससी या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकता है। तो जो एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, वो तो बढ़ी है, और इनके साथ इंक्लूसिविटी भी बढ़ी है, क्योंकि कोर्स की जो फीस है वो बहुत अफोर्डेबल रहती है ज़्यादातर, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है वो उस पर काम करता है कि यहाँ पे आपको क्लासरूम्स नहीं बनाने हैं, है ना, आपको अलग से रेंट पे नहीं करना है। तो जितने ज़्यादा बच्चे, क्योंकि एक उनको ऑनलाइन क्लाउड के साथ और एक ऐप बना के सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग करके क्लासेस देनी है, तो इसीलिए वो अफोर्डेबल रहता है। मतलब जो जनरल कोर्स 1 लाख का आप लोगे फिजिकल ऑफलाइन में, तो वो ऑनलाइन में थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ है ये, एडटेक सेक्टर जो आगे बढ़ रहा है। और जो भी बच्चे दिल्ली में नहीं आना चाहते, दिल्ली में रह के तैयारी नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव वो है कि आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। कई सारे बच्चे जो पिछली बार भी सिलेक्ट हुए, वो बच्चे ऐसे हैं कि कभी दिल्ली आए नहीं, वो घर पे बैठ के ही उन्होंने तैयारी की, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया। जैसे आप आज देखिए यूट्यूब पे आप किसी भी चीज़ का वीडियो सर्च कर सकते हो, किसी भी टॉपिक का, उस पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम में जाएँ वहीं आपको समझ में आएगा। तो एक अच्छा माध्यम है चीज़ों को सीखने का, जो ऑनलाइन एजुकेशन है। सो बेसिकली आप कितने प्रिविलेज हो उस पर डिपेंड करता है, आप रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना चाह रहे हो। बच्चा फिजिकल क्लासेस लेके भी क्रैक कर सकता है, और इन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकल क्लासेस में ये है कि फिर दिल्ली आना पड़ेगा आपको, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए समस्या है। राइट। तो वो घर पे बैठ के कर सकता है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, तो उसके लिए क्या है कि उसको जब उसका टाइम परमिट करेगा तब वो वीडियो देख पाएगा कोई। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, अपने टाइम के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जैसे बहुत टाइम ऐसा होता था कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता था, या फिर कभी जब फील्ड पे मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे भी ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम भी कर रहे हो, वहाँ पे बीच में जो ब्रेक्स मिलते हैं आपको, छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते हैं, तो वहाँ पे वीडियो ऑन करके न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह देख लिया। तो इन चीज़ों में बहुत हेल्प होती है, जो भी जॉब के साथ भी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है सर, यूपीएससी एक मैराथन है, ये सब जानते हैं, आपने भी कई अटेम्प्ट्स दिए, तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन ये कैसे मेंटेन रखना है अपनी जर्नी में, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखो, पर्सनल तो ये था कि भाई ऑप्शन था नहीं हमारे पास कोई। हाँ। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे छूट गई थी। हाँ। ठीक है, आप बीटेक की तरफ वापस मुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उसके लिए फिर ये था कि पूरा मन बना के इधर ही आगे निकल आए थे। और दूसरा चीज़ ये होती है कि मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए पर्सनल मेरा ये था कि भाई अभी जो लास्ट के अटेम्प्ट मैंने दिए, तो ये सोच के दिए थे कि यार इतना साल दिए हैं, इसका 0 रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो वो एक मन में वो रहती है ना आपके अंदर से कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए वो हिम्मत मिल गई कि ये वाला देने की, वरना ऐसा कोई अलग से कुछ था ही नहीं कि यार कुछ अलग से मैंने कर दिया हो इस बार जिससे मेरा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम वही बेसिक तैयारी थी, बट वो मोटिवेशन वहीं से मिला था कि यार इतने साल दिए हैं तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं क्या जा रहा है उसमें। मोटिवेशन वहाँ से लीजिए। मोटिवेशन इंटरनल रहे तो ज़्यादा बढ़िया है कि इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे मान लो आप किसी का वीडियो देख के या किसी जैसे वेब सीरीज़ को देख के कि हमें तैयारी करनी है, तो वो थोड़ा सा वो ऐसा रहता है कि थोड़े टाइम के बाद वो फेड कर जाएगा, वो उतना रहेगा नहीं सस्टेनेबल। तो इसीलिए अंदर से अगर आपके मोटिवेशन है कि नहीं भाई करना ही करना है ये, है ना, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जिन बच्चों में होती है वो निकाल लेते हैं। मैंने ये देखा है कोई भी एग्ज़ाम के, चाहे वो IIT का हो या IEEE का हो,
अंदर से जो कम्पिटिटिव स्ट्रीक होती है वो छोड़ता ही नहीं है, वो मानेगा ही नहीं, अटेम्प्ट देके ही Right. मानेगा वो, Right. बीच में हार नहीं मानेगा। तो वो वाली चीज़ है, अंदर से इंटरनल मोटिवेशन अगर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ के साथ ऐसे लोगों के साथ रहिए, जैसे ही मैंने बोला कि जो आपको वाकई में प्यार करते हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो वो आपको सपोर्ट के रूप में आपको आगे बढ़ाएंगे। और बाकी चीज़ों पे कम ध्यान दें, मतलब हाँ. क्योंकि वो जैसे क्या होता है ना, तैयारी में आप और चीज़ें करोगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इंस्टा पे ही कुछ देख रहे हो, बाकी चीज़ें कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ये होता है कि जैसे हमने कुछ चीज़ पढ़ी, उसके बाद हमने और चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई, मान लीजिए कोई किसी का रिलेशनशिप वगैरह कुछ भी है, वो वाले फैक्टर दिमाग में आ गए, तो फिर आपका क्या होता है कि बीच का जो फ्लो टूट जाता है। राइट। आपके दिमाग में और क्योंकि दिमाग लिमिटेड है भाई, आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो आपने पढ़ा वो सब जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा हिम्मत मान के, थोड़ा सा वो करके, आप फिजिकल एक्टिविटी करके, फैमिली का अच्छे तरीके से यूज़ करके सस्टेन कर सकते हो, एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हो। ये कुछ वो कह सकते हैं कि टिप्स। ऐसा नहीं है गलतियाँ हमने नहीं की भाई, मैं कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं बांट रहा, गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती, गलतियाँ हुई हैं, बट ये है कि जो गलतियाँ हमसे हुई वो किसी और से ना हो, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी को बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो। जब आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपके दिमाग में और चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं जो आपको, आपका अटेंशन आपके गोल से इधर उधर डाइवर्ट करती हैं, तो उस पर आप अच्छे से फोकस कर सकते हो। और कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सर जो अपनी पर्सनल लाइफ को एकदम ही कट ऑफ कर देते हैं, तो ये कितना, क्योंकि उसके बाद वो डिप्रेशन भी फेस करने लगते हैं, और कई तरीके से होता है, फैमिली से भी आते हैं ये चीज़, एकदम ये सोशलाइज करना छोड़ दो, दोस्त तुम्हें भटकाएंगे, तो वो कैसे इस माइंड मैप पे किस तरीके से चलें कि वो डिप्रेशन फेस ना करें, और क्या एकदम सोशल लाइफ को कट ऑफ कर देना ठीक है? सोशल लाइफ को कट ऑफ करना तो ठीक नहीं है, मैंने भी करी थी सोशल लाइफ कट ऑफ, उसका नेगेटिव वो होता है, बट जनरली क्या होता है ना कि एग्ज़ाम का जो स्टाइल है या जो पैटर्न है ओवरऑल, कि आपको कंटिन्यूस इंगेज रहना पड़ता है तैयारी में, तो उसमें वो इवेंचुअली सोशल लाइफ अपने आप हट जाती है आपकी, आप वो डेलिबरेटली कोई नहीं करता है। बट मेरा मानना ये है कि हाँ, जो छोटे छोटे इवेंट, मान लीजिए होली दिवाली पे घर चले जाओ, फैमिली के साथ समय बिता लो, वो चीज़ें आप कर सकते हो। सोशल लाइफ को एकदम छोड़ना ठीक नहीं है। और दोस्त भी अगर हैं तो फिर ऐसे दोस्त रखिए जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, और वाकई में जो सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेके, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि सेम कम्पिटिटिव स्ट्रीक के जो आपके दोस्त रहेंगे ना, तो आपको भी पुश करेंगे वो आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि उनकी भी एग्जाम की तरफ ही ये अप्रोच है कि एग्जाम निकालना है किसी भी कीमत पे, तो वो जो चीज़ करेंगे आप उनके साथ ग्रो ही करोगे। तो जो भी सर्कल आपको रखना है वो ऐसा रखेंगे कि जो वाकई में सीरियस है एग्जाम की तरफ, क्योंकि अभी जैसे जब मैंने तैयारी करी थी तो टाइम हो गया, तो वहाँ पे भी जो मेरा सर्कल था तैयारी वाला, तो उसमें जैसे मैं DTU से हूँ, तो एक DTU के दोस्त भी थे, वो तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया था जल्दी। और उसके बाद फिर मोतीलाल नेहरू MNIT कॉलेज है, वहाँ के मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो वो लोग तैयारी कर रहे थे। तो ये रहता है कि साथ के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको देख के फिर और मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ, उसका ये मतलब इतना कर लिया, उतना चीज़ें कवर कर ली। एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है आगे पुश फॉरवर्ड करने के लिए अपने आप को, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल भी ऐसा रखिए जो कि वाकई में एग्ज़ाम निकालना चाहता है। वेल सर, जैसे आपने बताया कि ये सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, और वो सच भी है, काफ़ी फोमो लेकर आता है लोगों को कि अरे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, पीपल आर लिविंग देयर लाइफ द बेस्ट वे, बिना ये एग्ज़ाम वो करते हुए। बट कई अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो क्या सोशल मीडिया उन लोगों को एकदम ही कट ऑफ कर देना चाहिए, अकाउंट वगैरह डिसेबल, ये कंसिडरेशंस ऐसी रखनी चाहिए कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना, ये कुछ भी ऐसा? देखो, अभी जो एग्ज़ाम की डिमांड है ना, मतलब एग्ज़ाम की डिमांड, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, एग्ज़ाम की डिमांड ही ऐसी है, क्योंकि 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, जिस भी स्टेज में बाहर हुए आप 0 पे आ जाओगे फिर से। तो एग्ज़ाम की डिमांड ये कहती है कि डिस्ट्रैक्शन आप कर ही नहीं सकते, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। तभी मैंने बोला कि वो जो, अगर आपको लूप में जाना भी है तो लूप ऐसा बनाओ कि अपनी पढ़ाई, अपना घर और अपने जो फिजिकल एक्टिविटी वगैरह जो कर सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, रनिंग वगैरह, योगा, उसकी तरफ जा सकते हो, वो बेटर तरीका रहेगा। कई सारे लोग होते हैं जो तैयारी करते समय डिसेबल कर देते हैं अपने अकाउंट वगैरह, और मेरे हिसाब से सही तरीका भी है। अब मान लो जैसे मैं सिलेक्शन के बाद इंस्टाग्राम वगैरह बनाया था, तो अब उस पर इंस्टाग्राम मैं देखा, तो अब उस पर एक वो होता है, शॉर्ट्स वगैरह आते रहते हैं, उनको ऊपर करते जाओ तो वो पता ही नहीं चलता कि 1-1.5 घंटा कब चला गया, समझ ही नहीं आता वो। और फिर बाद में लगता है यार कि मैं तो दूर रहा, क्योंकि
बता रहा हूँ ना, पिताजी टीचर थे तो फ़ोन भी नहीं दिया, बीटेक तक तो उन्हीं का फ़ोन यूज़ करता था, वो नोकिया वाला बटन वाला जो आता है, तो फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। उसके बाद फिर फ़ोन आया तो वो वाला जो टीचर्स को मिलता है, तो वो फ़ोन था एक टैब वगैरह जो होता है ना, हाँ, उसमें थोड़ा सा चीज़ें PDF वगैरह पढ़ने के लिए। तो फ़ोन मैंने अभी लिया है, जब मेरा UP PCS में सिलेक्शन हुआ था तब मैंने फ़ोन लिया था, वो स्मार्टफोन जो होता है ओप्पो वाला। उसके बाद फिर अभी जब UPSC में हुआ तब मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया था, वो भी इसलिए क्योंकि उस पर मैं कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा वीडियो डालनी है, तूफानी वीडियो डालनी है। उस पर ये था कि मेरा जो मैं बता रहा था आपको कि मेंटरशिप वाला जो चीज़ है, उसमें मेरा ये था कि समय है मेरे पास, तो जो मैंने एग्ज़ाम से सीखा है वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें मैंने एक लास्ट ईयर मेंस लिखने के बाद UPSC के लिए रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स का ऐसा रहा है कि GS का जो पेपर होता है जिसमें बच्चों को समस्या होती है, तो GS के पेपर में मेरे ठीक नंबर आते थे, मतलब है ना। तो उसमें GS में मैंने ये देखा है कि कुछ ट्रिक्स, कुछ एलिमिनेशन मेथड्स लगते हैं नॉलेज के अलावा। आप प्योर नॉलेज पे नहीं जा सकते हो, प्योर नॉलेज पे बहुत मतलब एफर्ट लगेगा, क्योंकि पेपर बहुत ही डाइवर्स चीज़ों से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। और कोई फेमस टॉपर ने बोला भी था कि एवरीथिंग अंडर द सन इज UPSC सिलेबस, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ऐसा वाला सीन भी रहता है। तो इसके लिए ये रहता है कि आपकी जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक बुक्स वगैरह हैं, बेसिक सिलेबस जो कवर है वो कर लीजिए। उसके बाद उसी बेसिक नॉलेज के ऊपर आपको एलिमिनेशन मेथड्स, लॉजिक वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था तो मैंने वो देखा था, उसमें एक ऐसे रैंडम क्वेश्चन आ रखा था कि नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ ये किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। अब आप पूरा करंट अफेयर पढ़ लीजिए साल भर का, कहीं भी कोई नहीं पढ़ाएगा इसको किसने बनाया है। बट हाँ, अगर आप उसमें दिमाग लगाओगे कि भाई लॉ कौन बनाता है, लॉ पार्लियामेंट बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है लॉ, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसमें ऐसी है जिसके पास पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन, तो वही आंसर है। आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप बेसिक आपकी जो नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा, जैसे गांधी जी का उन्होंने हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी ने ये कब बोला कि सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, ये कहीं स्टेटमेंट नहीं मिलेगी आपको स्पेक्ट्रम में, बेसिक बुक्स में। लेकिन क्या है कि आपने बाकी के बेसिक मूवमेंट्स पढ़े हैं जो ऑप्शंस में, कभी बच्चे क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, छोड़ देते हैं या फिर नर्वस हो जाते हैं। मैं ये बोलता हूँ क्वेश्चन देख के ऑप्शंस पे भी तो ट्राई करो, क्योंकि ऑप्शंस में क्या पता एलिमिनेट हो जाए कुछ। तो ऑप्शंस में जैसे एक था कि चंपारण सत्याग्रह, एक था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक क्विट इंडिया मूवमेंट, और एक ऑप्शन था सॉल्ट लॉ वायलेशन। तो इतना आपको पता है, आपने चंपारण पढ़ा है, चंपारण में गांधी जी देश को एक्सप्लोर कर रहे थे, इतनी स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, है ना, इतनी बोल्ड स्टेटमेंट कि सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। दूसरा था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी समझौता करके गए थे, तो वहाँ पे समझौता करके गए हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट में पहली स्पीच के बाद अरेस्ट हो गए थे, तो ये स्टेटमेंट नहीं देंगे। एक ऑप्शन बचा बस आपका, मतलब आपने 3 एलिमिनेट करके एक ही बचा, वही आंसर है। एक तरीका ये। दूसरा क्या होता है, जो बच्चा पढ़ा है, सेडिशन का मतलब होता है स्टेट के लॉज को पब्लिकली वायलेट करना या स्टेट के खिलाफ जाना पब्लिकली। एक ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, तो वही आंसर है। तो आप कीवर्ड्स को डिसाइफर करके भी आंसर ला सकते हो, आपकी जो बेसिक नॉलेज है उससे एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो इसी को देने के लिए मैंने वो परीक्षा करके प्लेटफॉर्म बनाया था यूट्यूब पे, तो उस पर यही एनालिसिस की वीडियो, एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह मैंने डाले थे। 2022, 23, 24 का जो पेपर है 10-10 क्वेश्चन करके मैंने डाले थे कि ऐसे लॉजिक एलिमिनेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जो कि आप बेसिक सोर्सेज से नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। तो वो जो मेरी ओवरऑल जर्नी रही जिसमें मैंने चीज़ें सीखी, वही मैंने उसमें डाली थी। तो इसीलिए वो इंस्टा पे भी, फिर किसी ने बोला कि इंस्टा पे भी फॉरवर्ड करते रहो। मेरे अकाउंट में मैं वही फॉरवर्ड करता रहता हूँ, जो भी कंटेंट है, मेंस का कंटेंट है, कुछ मेंस का जैसे PYQ जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है UPSC मेंस में। पुराने साल के पेपर अगर आपने जितने अच्छे से कर लिए उतना आपका फ़ायदा है। तो पुराने साल के पेपर के सॉल्यूशन वगैरह जो मेंस के हैं उनके आंसर वगैरह वो डालते रहता हूँ उसमें आप AI वगैरह का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, उसी के लिए मैंने बनाया था इंस्टा। उसके बाद फिर अभी मतलब पर्सनल यूज़ के लिए तो मैंने नहीं किया। तो सोशल मीडिया, कंक्लूजन ये है कि सोशल मीडिया को प्रोएक्टिवली आप यूज़ कर सकते हो जब आपका हो जाए तब, उससे पहले तो डिस्ट्रैक्शन ही है, मेरा मानना ये है। तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। सो लॉजिकल रीजनिंग को ग्रास्प अगर करना है अच्छे से तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लोजली सर को फॉलो करके जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं वो चीज़ सीख भी सकते हैं। तो सर अब एक ना छोटा सा एक क्विक रैपिड फायर राउंड लेते हैं जिसमें एक लाइन के आपको आंसर्स देने हैं बिना ज़्यादा सोचे। तो आप एक 1 बुक फॉर पॉलिटी बताइए। पॉलिटिकली स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत। ओके। 1 बुक फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERT जो रहती हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और उसके अलावा आप तमिलनाडु NCERT को भी फॉलो कर सकते हो।
उसके अलावा अगर किसी को साइड बुक अगर लेनी है तो पूनम दलाल दहिया IRS ऑफिसर है, उनकी बुक थी एंशिएंट और मिडिवल के लिए, वो फॉलो कर सकता है। और स्पेक्ट्रम एक कुंजी टाइप किताब है, वो भी आप देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। हालांकि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं फंसते हैं, तो मेरा मानना यह है कि जो बेसिक मूवमेंट्स हैं उनको एकदम रट के रखो, उनकी जो बेसिक नॉलेज है उसके एलिमिनेशन मेथड से ही आंसर आएगा आपका, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था एक। राइट, वन बुक फॉर जियोग्राफी। ज्योग्राफी के लिए NCERT 11th क्लास की 12th क्लास की NCERT आप देख सकते हो। बाकी मार्केट में आप क्या कर सकते हो कि PYQ जो टॉपिक वाइज PYQ का कोई अगर आपको बुकलेट मिल जाता है, उसमें एनालिसिस में ये देखो कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है। एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उनका स्टाइल ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है। जैसे अगर उन्होंने पूछ लिया कि हाँ माउंटेन्स पे क्वेश्चन आएगा, तो उनका जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है कि ये पूछेंगे कौन से एरियाज से पास कर रहे हैं, या फिर हिल्स का क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेंगे ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दो, नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो। तो जब भी आप कुछ वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो उन चीज़ों को रटना है जिन चीज़ों पे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने पूछा वेस्टर्न घाट्स कौन से स्टेट से पास करते हैं, इस लास्ट ईयर उन्होंने पूछ लिया कि एंडीज माउंटेन कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है। तो ये जो PYQ पेपर्स हैं उनका जितना अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो उतना फ़ायदा है। उसमें आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका पहले PYQ देखो, उसमें ये देखो कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से एरियाज से पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और कितनी डेप्थ में पूछ रहा है। अगर आपने ये देख लिया ना, उससे आपकी जो तैयारी है बहुत ज़्यादा टारगेटेड हो जाएगी, टाइम वेस्ट बहुत बच जाएगा। और उसमें 80% उन्हीं थीम्स पे रिपीटेशन होता है। उनके ऑप्शंस आप अच्छे से एनालाइज करिए, जो PYQ के ऑप्शंस हैं उनके बारे में पढ़िए, तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। ओके, वन बुक फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए वैसे तो NCERT मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप देख सकते हो, बट इकोनॉमी के लिए मार्केट में जो फेमस हैं कि मुरनाल सर के नोट्स वगैरह बच्चे रेफ़र करते हैं। हालांकि मेरा ये था कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो जुल्फ़िकार सर थे, उनसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमी मैंने आज तक नहीं देखा कोई पढ़ाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोविड में उनकी डेथ हो गई थी, बट उनका ऐसा था कि इतना डाइवर्स तरीके से इकोनॉमी पढ़ाई है कि अभी तक भी, मतलब 2017 की बात है और अभी तक उनके नोट्स, मतलब ऐसा है कि उनके नोट्स से बाहर से नहीं आएगा, इतना कम्प्रीहेंसिव तरीके से पढ़ाया था उन्होंने। तो नोट्स देख सकते हो। मेंस के लिए संजीव वर्मा सर की बुक आती है बेसिक सी, एक अगर किसी को बेसिक इकोनॉमी समझनी है, बिल्कुल मतलब स्टार्ट ही करना है, जो मेंस के टॉपिक्स हैं, तो वो बुक को आप बस देख सकते हो समझने के लिए, मतलब एक कर्सरी रीडिंग दे सकते हो उसके लिए। वन बुक फॉर एथिक्स। एथिक्स के लिए मैंने तो अतुल सर की क्लासेस करी थी। मेरे फ्रेंड थे, एक हिमांशु गुप्ता थे, उनकी 2019 में 27 रैंक आई थी। वो, मैं और एक सर और थे मेरे, हेमंत सर, तो हम तीनों ने सर का कोर्स लिया था। तो सर के जो नोट्स थे और जो सर का ओवरऑल प्रिंटेड मटेरियल था, उसी को यूज़ करके मैंने यहाँ का PCS का एग्ज़ाम में भी वही दिया, तो वो मेरे को सफिशिएंट था। अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो एथिक्स की ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स मतलब मार्केट में है नहीं कोई। एक DK बालाजी की बुक आती है, तो कुछ बच्चे वो भी रेफ़र करते हैं। हाँ जी। बाकी मैंने तो सर के ही नोट्स पढ़े थे, अतुल सर के। ओके, आपका UPSC मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड व्हाई डिड यू चूज इट? ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, और मेरा ऑप्शनल फ़िलासफ़ी था। हालांकि मुझे, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेता तो मेरा सिलेक्शन भी जल्दी होता और मेरी रैंक बहुत अच्छी आती, क्योंकि ऑप्शनल ही आपका गेम बनाता है और बिगाड़ता है। जैसे मेरा ये था कि एप्टीट्यूड ठीक था, इलेक्ट्रिकल वगैरह मेरा अच्छा था, कॉलेज में मेहनत करी थी, तो मुझे वो लेना चाहिए था। तो ऑप्शनल अपना वो लें जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करते हैं। उसके लिए आप PYQ पेपर्स वगैरह देख सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। अगर एक टीचर्स के नेम ले तो वन टीचर फॉर पॉलिटी बेस्ट। टीचर तो मैम बताया ना, मैंने कोचिंग GS की नहीं ली थी, मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली है। और एथिक्स के लिए मेंस जब दिया था तो एथिक्स के लिए बस सबकी क्लासेस ली थी मैंने अलग से। बिट दैट चेंज्ड योर गेम। वन हैबिट। हाँ जी। गेम तो चेंज नहीं हुआ, गेम तो वही पढ़ाई का रहा। एक ही हैबिट है पढ़ाई वाली, जो मैंने बताया ना, बचपन से घिस्सू बच्चे नहीं होते, पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ करते नहीं है। और पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैथ्स के टीचर थे, तो बचपन से वो आदत पड़ गई पढ़ने की ना। और फिर डिसिप्लिन रखना, हाँ डिसिप्लिन, हाँ मतलब डिसिप्लिन कह सकते हैं। तो एक ऐसी गलती जो स्टूडेंट्स आपके नज़रिए में बार बार दोहराते रहते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए? गलती वही है कि खासकर एग्ज़ाम के लिए, कि जैसे मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप कोई भी, जैसे आप करोल बाग जाओगे या मुखर्जी नगर जाओगे, तो इतने सारे आपको अलग अलग ल्यूक्रेटिव वो मिल जाएंगे कि ये PDF वो PDF। मेरा मानना ये है, क्योंकि वो गलतियां हमने भी की हैं, मेरा मानना ये है कि ये PDF वगैरह पढ़ने से पहले आप पहले तो सिलेबस और UPSC PYQ को देखें।
है ना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने निकाला है, और वो बच्चों से बात करते हैं तो वो ये देखते हैं कि यार उन्होंने सिर्फ PYQ के सॉल्यूशंस वगैरह प्रिपेयर किए, PYQ से नोट्स बनाए और बहुत ही टारगेटेड तरीके से उनका जर्नी जो है आसान हो गई। पुराने साल के पेपर्स बहुत अच्छे से आपको करना है, बहुत ज़्यादा PDF की तरफ नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर की तरफ ऐसा फोकस नहीं होना चाहिए कि करंट अफेयर एकदम, क्योंकि हमारा 60% टाइम करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में चला जाता है। जबकि जो ऐसा लगता है, अगर मेरी बात झूठ लग रही तो आप UPSC के पेपर्स उठा लीजिएगा, उसमें आप देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आए। करंट अफेयर पे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत है कि रेयर आए। क्वेश्चन जो आते हैं उसके अराउंड जो स्टैटिक पार्ट है, उसके अराउंड बेसिक्स है, उस पर आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूज़ में है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो उनकी बैटरी कैसे वर्क करती है उस पर क्वेश्चन आएगा। लिथियम कहाँ पे पाया जाता है उस पर क्वेश्चन आएगा। इस बार बायोफ्यूल न्यूज़ में है तो बायोफ्यूल पे जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल क्या होते हैं, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 उसके प्रोविजंस पूछ सकते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होता कैसे है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, ओथ कौन दिलाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो भी करंट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है 2 महीने तक चल रही है अगर कोई न्यूज़, उसके अराउंड जो बेसिक्स पार्ट हैं वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। कोई ऐसा एक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आया बहुत सिग्निफिकेंट है तो उस पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है ना। अपना सिलेबस अपने PYQ पेपर पर ज़्यादा ध्यान दें, उससे आपको एग्ज़ाम की समझ डेवलप होगी कि एक्चुअली एग्ज़ाम चाहता क्या है। मार्केट ओरिएंटेड जैसे क्या होता है, भटके ना कोई, मतलब मेरा मानना ये है, अगर मुझे कोई बता देता ये चीज़ शुरू में तो मेरे को लगता है कि जर्नी और शॉर्ट हो सकती थी। Your last 30-day preparation formula before prelims. प्रीलिम्स हाँ, मतलब 30 डेज ही मिलते थे मुझे, उससे पहले नहीं पढ़ पाता था मैं क्योंकि जनरली क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जो दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत सॉलिड तैयारी करी थी। मतलब ऐसा था कि मैं लाइब्रेरी जाता था बस, और कुछ था ही नहीं मेरी लाइफ में। और उसमें मैंने ऐसा किया था कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सारी पढ़ी, और मुझे शौक है किताब पढ़ने का, खास करके हिस्ट्री मेरा फेवरेट था। तो हिस्ट्री में मैंने जितनी भी किताबें बुक्स वगैरह हो सकती हैं अलग अलग टाइप की NCERT के अलावा भी मैंने पढ़ी थी। उसके बाद फिर भी ये सब पढ़ने के बाद बहुत कम्प्रिहेंसिव 4-5 कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी उस साल, क्योंकि कोचिंग मैंने की नहीं थी तो मैं इन्हीं पे काम किया था मैंने कि जितना ज़्यादा कंटेंट इधर उधर से ले सकता हूँ। तो उसमें ये हुआ कि मैं 2 नंबर से फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। मेरा दोस्त था, वो बहुत ही बेसिक तैयारी के साथ उसका जो प्रीलिम्स क्लियर होता 20 मार्क्स से कट ऑफ से ऊपर था। फिर मैंने बात की तो पता चला कि भाई इसमें लॉजिक, एलिमिनेशन मेथड जिसकी मैंने बात की थी, वो सारी चीज़ें मैंने उसके बाद फिर अप्लाई करना शुरू किया कि यार पुराने साल के पेपर पे ध्यान देते हैं, ठीक है, एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ते हैं कि कैसे कौन से एरियाज पे वो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी कुछ भी पेपर्स लगा लें, कितना भी करंट अफेयर पढ़ लें, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका UPSC में नहीं आएगा। और मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है ना, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मतलब इससे बढ़िया लेवल हो ही नहीं सकता। इतना तगड़ा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ये लोग, मतलब बहुत टॉप नॉच है। कोई भी कोचिंग या कोई भी उसको ऐसे नहीं कह सकता प्रिडिक्ट कि मैंने ये आ जाएगा, ये पेपर में आ जाएगा। बहुत तगड़ा लेवल है। बस आप उसका माइंडसेट सिर्फ आपके उसके PYQ पेपर्स को देख के इन जनरल पढ़ने का तरीका समझ सकते हो, ठीक है। तो वो ओवरऑल मतलब मेरा वो सजेशन रहेगा। And sir, one motivational line for the aspirants who didn't clear their attempts yet. मोटिवेशनल लाइन तो खैर ये मतलब मेरा मानना ये है, हालांकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये वो वाली बात हो जाएगी कि खुद का हो गया तो फिर अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये। लेकिन मोटिवेशन लाइन यही कह सकूँगा मैं कि एक तो क्या है ना कि सारी दुनिया यही नहीं है, UPSC सारी दुनिया नहीं है। Exactly. जो कि मुझे बहुत लेट समझ में आया। और भी फील्ड में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास करके अभी आप देखोगे कि मेरा मानना ये है 15-20 साल में सिविल सर्विसेज की वैल्यू भी धीरे धीरे बच्चे, मतलब जो अब नए ट्रेंड वाले बच्चे आएंगे, स्टार्टअप्स की तरफ जाएंगे, तो हमारा देश उस तरफ जब जा रहा है तो एग्ज़ाम की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होगी, ऐसा मेरा मानना। और कम होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अपना टाइम और अपनी एनर्जी चली जाती है। राइट। और इसलिए क्योंकि मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ, उस चीज़ में मैं फंसा, और फिर उस चीज़ के बाद मुझे लगा कि यार बहुत टाइम चला गया, मतलब लाइफ का ना काफ़ी लंबा समय इस चीज़ में चला गया। तो मेरा मानना यह है कि और भी फील्ड के बारे में भी, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचें। UPSC भगवान नहीं है ना, UPSC का एग्ज़ाम के बाद ऐसा नहीं है कि वही UPSC जो निकाल लिया है वही एकदम लाइफ जी रहा है, बाकी सब तो बर्बाद हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन भी करते हैं, ठीक है। तो वो जो परसेप्शन दिमाग में बन जाता है, जो हमारे बचपन से डाल दिया जाता है, अब वो ये है कि बच्चा 18-20 साल वही चीज़ उसके दिमाग में भरी जा रही है, जैसे मेरे दिमाग में वही चीज़ थी। तो उसके बाद उससे निकल पाना मुश्किल होता है। बट जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि जो नई जनरेशन के पेरेंट्स आ रहे हैं
वो शायद बच्चों की अपब्रिंगिंग वैसी रखेंगे कि सिर्फ इधर ही ना रहे। राइट। जैसे मैंने बताया था, मेरा दोस्त था, उसके फादर IIT से थे, तो उन्होंने तो UPSC की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं था उसका, और जबकि मुझे इतना पता है वो इतना टैलेंटेड था कि वो बहुत जल्दी एग्जाम निकाल देता है ना। तो लेकिन उनके घर में अपब्रिंगिंग ऐसी थी नहीं कि भाई UPSC ही सब कुछ है, तो UPSC से हट के अलग किया, अभी वो बाहर फॉरेन में सेटल्ड है। और मेरा मानना ये है कि हो सकता है आने वाले टाइम में कि EV में बहुत अच्छा कुछ कर ले, वो अपना कुछ स्टार्टअप वगैरह कर ले, बहुत अच्छा कर रहा है वो। तो ये चीज़ें हैं कि आप इसी को भगवान मत मानिए। सबसे बड़ा जो फैक्टर है मोटिवेशन लाइन जो मैं बोलूँगा, क्योंकि सर्विसेज के बारे में सिर्फ आपने जो भी ग्लैमर देखा है वो सोशल मीडिया पे देखा है, और जो भी ग्लैमर है, मेरा मानना ये है कि कोचिंग जब सिलेक्शन होता है ना, तो जो कोचिंग इंडस्ट्री के अराउंड जो ग्लैमर दिखता है या सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो बहुत लगता है। लेकिन आप अभी समझिए, आप मान लीजिए IAS में सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपको रूरल एरिया में पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे आप सोचोगे कि नहीं मेरी लाइफ तो ऐसी रहेगी, ये मेरे आगे पीछे घूमेंगे, वो करेंगे, तो वो ऐसा नहीं है। बहुत ग्राउंड लेवल की चीज़ें अगर समझनी है तो जाके देखो कि काम कैसे होता है। और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत वर्क प्रेशर है। तो अगर काम करने की कुव्वत है और ऐसा है कि काम करना है भाई मुझे बहुत ज़्यादा, वर्कोहोलिक टाइप अगर आपका वो है, तो आप सिविल सर्विस में मोस्ट वेलकम, बहुत लोगों को आना चाहिए, ऐसे लोगों को। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं गाड़ी और ये सब और ये ऐशो आराम और ये, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, और वो पता चल जाती है काफ़ी लोगों को जब सर्विसेज में जाते हैं। यही एक मोटिवेशन है कि इसी को सपना माने, बाकी चीज़ें भी हैं। और तो मैं क्या ही बोलूँगा भाई, एग्ज़ाम का मैं निकालने के बाद मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई बच्चा ये गारंटी से कहता है कि मैं दोबारा निकाल दूंगा उसी रैंक के साथ। एग्ज़ाम इतना अनप्रिडिक्टेबल है, तो करते रहो तैयारी भाई। जब आपको लग रहा है कि लक वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर है, 40% से ज़्यादा तो लक ही चलता है इसमें, कि आपकी कॉपी कैसे चेक हुई, आपके इंटरव्यू में आपका कैसा ओवरऑल वो रहा परसेप्शन सामने वाले का। अब किसी आदमी को कैसा आदमी पसंद है, ऐसा तो है नहीं सकता कि सारा जो इतना ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है कि सारा इसने जो आंसर दिए हैं उसी पे नंबर दूंगा मैं, तो एकदम भाई ओवरऑल पर्सनैलिटी किसी को अच्छी लगती है, किसी को मान लीजिए एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व के लोग अच्छे लगते हैं, तो उस व्यक्तित्व का आदमी उसके सामने आएगा तो जरूरी है वो उसको 5-10% नंबर ज़्यादा देगा। तो इतना सब्जेक्टिव है सब कुछ उसमें। और अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल ना भाई कोई ये सोचे कि नहीं मेरा UPSC नहीं हुआ तो मैं कमज़ोर हूँ, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत सारे इतने टैलेंटेड लोग हैं जिनका नहीं होता, मैंने खुद देखे हैं इस पूरी तैयारी में। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनका नहीं होता है, और बहुत नॉर्मल एवरेज लोग जो होते हैं उनका हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो अपनी सेल्फ वर्थ को इससे तो बिल्कुल ना नापे कोई। बहुत ही ब्रिलियंट आंसर्स हमें सर की तरफ से मिले हैं, और काफ़ी इन डेप्थ और कमेंडेबल तरीके से उन्होंने मोटिवेशन हो, बीट हिज जर्नी हो, वो सब हमें एक्सप्लेन किया है। एंड इसी रिगार्ड में मेरे को ये भी समझ आता है कि अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ये तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे माइंड मैप बनाना है, किस तरीके से फोकस करना है उस पर, और किस तरीके से अपनी सारी पढ़ाई को लेके और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करते हुए बैलेंसिंग रखनी है। ऑल्सो सर, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ किस तरीके से करना है उसको जिस तरीके से हाईलाइट करा, उस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और इन डेप्थ में बता पाएँ, सो दैट स्टूडेंट्स ना इसमें कन्फ्यूज़ ना रहें, जो कि काफ़ी रहते हैं। ऑप्शनल का ये है कि आपके मेंस के ऑप्शनल के मार्क्स ही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, बहुत मतलब जिसे कहते हैं बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है। और फाइनल रिजल्ट जब आप देखोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि एक मार्क्स पे रैंक कितनी चेंज हो जा रही है, क्योंकि सेम मार्क्स पे 8-10 लोग होते हैं, सेम मार्क्स हैं, 8-10 रैंक रहती हैं, फिर 1 नंबर बढ़ेगा तो आपकी 8-10 रैंक ऊपर हो जाएगी। और वहाँ पे ऐसा ऑप्शनल जो कि 50 नंबर आपको पीछे ले आ रहा है, सोचो आप की सर्विस और आपका कैडर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, सारा चेंज हो जाएगा सिर्फ उसके बेसिस पे। तो मेरा मानना यह है कि सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट मेंस में अगर प्ले करता है तो ऑप्शनल प्ले करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कि भाई किसी का सिलेबस छोटा, जैसे मैं आपको बताया था कि मेरा इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा था, अगर मैं इलेक्ट्रिकल लेता तो हो सकता है कि मेरे जल्दी सिलेक्शन होता और अच्छे मार्क्स आते, क्योंकि थ्रू आउट मैंने 4 साल तैयारी मेहनत अच्छी की थी इलेक्ट्रिकल में, कॉलेज में भी ठीक नंबर आए थे मेरे। तो वो चीज़ ना करके मैंने ये देखा कि यार कई सारे दोस्त कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ऑप्शनल का सिलेबस छोटा है फिलॉसफी का, तो सिलेबस छोटे के चक्कर में मैंने फिलॉसफी ले लिया। और ये भी मेरे दिमाग में था कि यार GS भी तो पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए फिलॉसफी लिया। छोटा सिलेबस है यानी कम टाइम में आप उसको रिवाइज कर लोगे, जल्दी कर लोगे, जो कि एक सही मतलब एडवाइस नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ देखो जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे कैसे पता चलेगा भाई, कोई कहता है कि इंजीनियरिंग से आके हमें कैसे पता चलेगा हम सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में या फिलॉसफी में स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आइडिया लगाने के लिए सिंपल तरीका ये है कि
कुछ यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हो, आप सिलेबस देखो, सबसे पहले सिलेबस देख के लेक्चर्स देख सकते हो, आपका बेंट ऑफ माइंड वो पकड़ पा रहा है। उसके बाद पुराने साल के पेपर्स देखो, उसमें आप पुराने साल के पेपर के अगर कहीं आंसर मिल जाते हैं डीप सीक वगैरह से, एक दो के वो देख लो, है ना। ओवरऑल सिलेबस से हमको आइडिया लग जाएगा कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हालांकि ये है कि किसी भी ऑप्शनल को तैयार कर लेगा कोई भी, अगर मेहनत करेगा तो कर लेगा, बट अगर अंदर से वो चीज़ नहीं है, जैसे मेरा लिखने का इतना स्कोप अच्छा नहीं था कि मैं बहुत अच्छे आंसर लिख दूंगा या वो कर दूंगा, क्योंकि लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं थी, है ना, स्ट्रक्चरिंग नहीं थी, क्योंकि कभी किया ही नहीं। इंजीनियरिंग तक तो सारा फोकस मैथमेटिक्स और इन चीज़ों पे रहा, लेकिन ऑप्शनल ऐसा ले लिया कि जो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड वो चाहता है ना। तो चीज़ें तो याद थी, ऐसा फिलोसफी में ऐसा कोई भी जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं या फिर जो बेसिक करते हैं उससे ज़्यादा ही किया होगा मैंने, क्योंकि अटैम्प्ट्स ये हो गए कि 6 मेंस लिखे हैं आपने, तो इसमें आपने बुक्स भी पढ़ लेते हो आप। मान लो पहले अटेम्प्ट में आपने सिर्फ आपके नोट्स पढ़े टीचर के, दूसरे में आओगे आपको लगेगा कम मार्क्स हैं तो थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं, तो फिर बुक पढ़ी, फिर कोई और बुक पढ़ ली, ठीक है। तो इतना मुझे आइडिया था फिलोसफी में कि जितना आता है नॉलेज वाइज उतना नहीं आता होगा जो कंटेम्प्रेरी है, लेकिन नंबर नहीं आ रहे। कंटेम्प्रेरी जो बच्चे हैं जो मेरे साथ दे रहे थे, वो नॉर्मल नोट्स पढ़ के नंबर ले आ रहे हैं उन्हीं चीज़ को, क्योंकि वो जो भी बेसिक उन्होंने रटा, जो भी चीज़ पढ़ी उसको अच्छे तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं मुझसे, है ना। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं उनकी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस मुझसे अच्छी है। दूसरी बात क्या है कि भाई इतना जैसे कहते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है फिलोसफी, तो उसमें समस्या ये आती है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन राइटिंग भी बहुत मैटर करती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा 2022 में जब फाइनल सिलेक्शन रुका तो फिलोसफी में 250 मार्क्स थे। अब मेरा मानना ये है कि जो चेक कर रहा है कॉपी, तो चेक कर रहा है मान लीजिए 10 का एवरेज मान लीजिए, तो 10 के एवरेज में अगर मुझे 10 में से 5 दे रहा है, और जो साइड मेरे बाद जो कॉपी आई उसने नॉर्मल कंटेंट लिखा है मान लो, लेकिन उसकी जेल पेन से लिखा है। एक तो क्या था कि मेरे से जेल पेन से पेपर पूरा नहीं होता था, बॉल से मेरा पेपर लिख पाता था मैं, आदत थी बचपन से, तो जेल पेन से उसने लिखा है। एक तो राइटिंग वैसी चमकदार, ऊपर से ये है कि ऊपर से नीचे तक पूरा पेज भर दिया है ना, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सब अच्छा चमक रहा है। तो एग्जामिनर 1 नंबर बढ़ाने में बिल्कुल वो नहीं करेगा, हिचक नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कॉपी अच्छी दिख रही है ओवरऑल। तो वो 1 नंबर बढ़ते बढ़ते क्या कर देगा कि एक जो मेरे को दिए वो 250 हो गए, यानी कि 50% मार्क्स हो गए। दूसरे का जो बढ़ रहा है वो 60% हो गया, यानी कि 300 नंबर हो गए। और 50 नंबर के गैप पे आपका लिस्ट से बाहर हो जाते हो आप, या फिर आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है। 50 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। तो वो वाली चीज़ है कि जो भी ऑप्शन ले रहे हो ना उसमें ऐसा, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, इनमें राइटिंग मैटर नहीं करती, इनमें आपका आंसर आना चाहिए, है ना, तो वो मैटर करता है ज़्यादा। तो मेरा मानना है कि जो एप्टीट्यूड जिनका उस तरफ है और उनको लगता है कि वो कर लेंगे, हालांकि इनका सिलेबस बड़ा है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उनको वही ऑप्शन लेना चाहिए जो उनका एप्टीट्यूड उनको अलाउ करता है। मार्केट ट्रेंड पे ना जाएं कि भाई इस ऑप्शन में तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं आजकल, तो उस ऑप्शन को ले लिया, या फिर एक पर्टिकुलर ऑप्शनल है कि उसका सिलेबस छोटा है, या एक कोई ऐसा ऑप्शनल है जिसमें कि हाँ PYQ कर जाओ उससे हो जाएगा, वो थोड़ा सा मतलब नुकसान करता है। जैसे जो मैंने देखा है, जिसका भी ऑप्शनल है वो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सारा मेंस में GS में नंबर ले आओ, ऑप्शनल में नहीं आएंगे तो रैंक बिगड़ जाएगी या तो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। काफ़ी क्लैरिटी इससे मिली होगी स्टूडेंट्स को, आई होप। एंड सर अगर अब मैं बात करूँ ना, पेरेंटिंग जनरेशनल गैप जिसे हम कहते हैं, कि हमारे पेरेंट्स जिस जनरेशन से आते हैं उनके लिए आपने पहले भी जैसे कंसिडर करा कि हाँ उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी है जो है, तो और फिर वो स्टूडेंट्स के ऊपर जो अपनी प्रायोरिटीज़, जो अपने ये पॉइंटर्स हैं कि नहीं भाई ये वाला एग्ज़ाम तुमसे क्यों नहीं निकल रहा, तुम्हारे दोस्त निकाल रहे हैं, आसपास हमारे रिलेटिव्स में ये निकाल रहे हैं, तो इससे स्टूडेंट्स कैसे कोप करें। अगर मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ, आई एम हैविंग अ गुड कॉन्वर्जेशन विद यू यहाँ पे बैठ के, स्टिल मेरे पेरेंट्स यूज्ड टू लुक आफ्टर 30th के बाद क्या करेगी, उसके बाद क्या फ्यूचर, सरकारी नौकरी से सिक्योरिटी मिलती है, तो कैसे कोप करे बच्चा इन चीज़ों से। तो क्या है ना कि वो बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि एक तो क्या है कि उस समय पे सरकारी नौकरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जब वो लोग अपने टाइम पे तैयारी कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस भी था, और सरकारी नौकरी का नेचर तब अलग था। अब नेचर बहुत ज़्यादा बदल गया है, और अब जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अब पिछले टाइम में खुली हैं, जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट का राइज हुआ है, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ वो लोग अपने टाइम में इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। जैसे मैं अपने पापा को बोलता हूँ कि जैसे यूट्यूब से इतनी इनकम हो जाती है, तो वो मेरे को हमेशा ये बोलते हैं कि यार फिर इसी में कुछ कर लेता है ना, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या है, मतलब यूट्यूब पे जैसे पढ़ाने वढ़ाने से अगर उस पर फेमस हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि देखो वो नहीं है कि
आप दूसरे फील्ड में जाके अच्छा नहीं कर सकते। हाँ। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा भाई आपको। हाँ। मतलब जो भी पेरेंट्स हैं, हालांकि मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अभी छोटा ही हूँ उम्र में, बट मैं बस एक वो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार जो भी है पेरेंट्स भी है, उनकी भी अपनी उम्मीदें होती हैं कि भाई उन्होंने कभी सपना देखा था अपने लिए, शायद रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो लोग तैयारी नहीं कर पाए उस टाइम पे, है ना, और कारणों के कारण। तो वो बच्चे में देखते हैं कि मैं बच्चे के थ्रू अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, जो बच्चा है उसके थ्रू वो अचीव करेगा तो मैं अचीव करूँगा। ये बहुत बड़ी चीज़ रहती है। और ख़ासकर मेरे पापा ये चीज़ बोलते थे कि जब पिता बनोगे तब पता चलेगा कि कितना वो रहता है लगाव। तुम्हें ये लगता है कि हम लोग सिर्फ गलत ही चाहते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा मतलब माँ बाप को ये भी समझना चाहिए कि अल्टीमेट क्या है, बच्चे की खुशी है, बच्चा किस में खुश है। अब मान लीजिए प्रेशर आप अगर ऐसे बढ़ाओ कि उसका हो रहा है और तुम्हारा नहीं हो रहा है, ये वाली जो चीज़ है, तो उसमें मेरा मानना ये है कि सिलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन नुकसान ही कर रहे हैं। Exactly. क्योंकि जैसे अगर आपका मान ले कोई भी बच्चा है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है किसी पर्टिकुलर स्टेज पे, और पेरेंट्स उसमें आके, और क्योंकि बच्चा जो होता है जनरल पापा और अपने माँ बाप को दोनों को बहुत हाई रिगार्ड्स में रखता है। उनका जो वर्थ है उनकी नज़र में वो उससे तय होता है कि माँ बाप उनको कैसे देख रहे हैं। अगर वो बहुत प्राउड से देख रहे हैं उन्हें, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जो एकदम बहुत पढ़े लिखे एलीट पेरेंट्स जो होते हैं, वो ये चीज़ पे ध्यान रखते हैं। जनरली मैंने देखा है कि जो अच्छे घर से बच्चे आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। अब मेरा तो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा हुआ है इन जनरल जीवन में, मतलब कॉन्फिडेंस डाउन रहा है मेरा। क्योंकि जो माँ बाप अगर आपको देखेंगे कि हाँ यार इसका एग्ज़ाम हो गया तो अब ये सक्सेसफुल है, एक्चुअल में सक्सेसफुल है, उनकी नज़र में वो सक्सेसफुल है, तब बच्चा को लगता है कि हाँ जीवन में कुछ कर लिया। हाँ। लेकिन अगर माँ बाप को ऐसा लग रहा है कि नहीं एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये बेवकूफ़ है या इसकी कमियाँ हैं, तो गलत फहमी है। क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है, इसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि IIT और AIEEE के एग्ज़ाम में फिर भी ये है कि हाँ थोड़ा एप्टीट्यूड और उससे काम चल जाएगा उससे। इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसमें मेंस है, इसमें इंटरव्यू है, तो वहाँ पे आपका चेकर कैसा है, आपकी ओवरऑल हैंडराइटिंग कैसी है, आपके ऑप्शनल का स्कोर कैसा है, आपके इंटरव्यू में कैसा गया, वो दिन कैसा गया इंटरव्यू में, इवन प्रीलिम्स में वो 2 घंटे कैसे रहे आपके, इस पे सब कुछ तय हो जाता है। ठीक है, तो किसी की सेल्फ वर्थ को उससे जज करना बहुत बहुत बड़ी गलती है, मतलब मेरा मानना ये है। और सरकार को भी ये चीज़ पता है, तो सरकार भी जो लेटरल एंट्री वाली चीज़ होती है, तो उसमें ऐसा है कि भाई कई सारे ऐसे लोग जो बहुत जिसे कहते हैं टैलेंटेड थे और उस टाइम पे नहीं निकाल पाए, तो उनको अपने फील्ड में अगर उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया है तो उसको भी एक मौका मिलता है। जो स्पेशलाइज्ड किया है, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स के फील्ड में कुछ चला गया, ठीक है, तो अब सरकार को इकोनॉमिक पॉलिसी और इस फील्ड में अगर कोई चाहिए तो वो स्पेशलाइज्ड आदमी को लेगा, ना कि जर्नलिस्ट आदमी को लेगा। तो हर किसी का, बहुत सारे हमारे बहुत सारे नेता लोग हैं या जो बहुत टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अगर आप देखोगे कई सारे तो छोड़ देते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं कि यहाँ से छोड़ के या फिर एग्ज़ाम नहीं हो तो बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं। तो इसको बिल्कुल, मतलब ये मैंने पहले भी बोल दिया था कि ये एग्ज़ाम भगवान नहीं है और इसके अराउंड ही लाइफ नहीं घूमती है। एजुकेशन फील्ड में मेरे पिताजी विकास दिव्य कीर्ति सर को बहुत सुनते हैं और YouTube पे वीडियोस देखते हैं। जनरली उस एज के पेरेंट्स ज़्यादा देखते हैं। हाँ। वो समझदार से क्योंकि वो समझदारी वाली बात करते हैं। हाँ। और शायद मुझे लगता है कि उनका फिलॉसफी ऑप्शनल रहा होगा अपने टाइम पे, क्योंकि जो फिलोसॉफिकल बातें बोलते हैं, तो वहाँ पे वो भी यही चीज़ मैंने कई बार देखा है, पापा ने मेरे दिखाया है। और मैंने ये देखा है कि पापा ने जब से उनकी वीडियो देखना स्टार्ट की थी, तब से उनके जो बिहेवियर में चेंज आना शुरू हुआ, क्योंकि एग्जाम के बारे में उन्हें पता चलना शुरू हुआ कि देखो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम ही बहुत कुछ है, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव अच्छा देते हैं वो जो, और उस एज के जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। आप अगर समझाओ तो उतना अच्छे से नहीं समझेंगे, और समझाना भी नहीं है भाई, सिंपल सी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे वो वापस आ ही जाएंगे आपके पास, जो आपका वो है, अगर आपने सक्सेस पा ली। क्योंकि उनका जो मन है या फिर जो कह सकते हैं इंटेंशन है, वो ये नहीं है कि बच्चे को परेशान करना है। उनका मन और इंटेंशन ये है कि मेरा बच्चा हर चीज़ में टॉप पे रहे। ठीक है, तो भावना वो है, बस वो तरीका कभी कभी गड़बड़ा जाता है जिससे बच्चा प्रेशर में आ जाता है। तो वो चीज़ उनको भी समझनी चाहिए और थोड़ा बच्चों को भी समझनी चाहिए। तो सर इसी रिगार्ड में बस एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ कि जनरेशनल गैप की वजह से ही ना मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स पे वही अल्टीमेटली वो प्रेशर बिल्ड होने लगता है कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा है, और पेरेंट्स भी वो हो रहे हैं कि क्यों नहीं निकल पा रहा है, वो भी फिर उसी रिगार्ड में क्वेश्चन करते हैं। वही जैसे टोन और तरीके का फ़र्क पड़ जाता है। तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे कोप करें?
मेंटल हेल्थ का तो मैं मतलब कई बार, तीसरी बार अभी बता रहा हूँ, मेंटल हेल्थ का ये है कि आपको जो भी आप जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को बच्चों का हाथ थाम के सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हाथ थाम के प्यार से जो चीज़ें समझा दोगे उससे ज़्यादा बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, उससे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बजाय कि डांट के या फिर धुतकार के, क्योंकि धुतकार से बच्चा गलत रास्ते पे भी जा सकता है। तो इसलिए प्यार से जो चीज़ हो सकती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। बच्चे के लिए ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इस कैरियर पाथ में मेरा स्कोप नहीं है तो आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये आपका मतलब मैं मानना ये है कि ये सब कुछ नहीं है ये एग्ज़ाम। ऐसा मतलब वो मेरे को फ़ील हो गया है अभी कि बहुत चीज़ें बदली जा सकती हैं अगर आपने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया, है ना। आपको ऐसा फंसना नहीं है, स्टक नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत समय तक तैयारी करते रहते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, और फिर उनका जब नहीं होता तो उनको लगता है कि वो उनमें कुछ कमी है, जो कि बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना। उससे आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस आप डाउन कर लेते हो। और ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया है, बहुत कुछ टॉप मार दिया है तो बहुत कुछ अच्छा लाइफ में कर लेगा, है ना। हालांकि कई बातें ऐसी हैं जो बोलनी नहीं चाहिए, और कि भाई आप ये मानिए कि आप सोशल मीडिया में भी अगर आप देखोगे किसी भी इन्फ्लुएंसर वगैरह को देखोगे तो कम से कम उनको जानता तो है कोई ना कोई। हाँ जी, हाँ जी। आप जो भी है अपने कितने आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जानते हो, आप किसी एक का नाम बता दो, ठीक है। तो ऐसा मैं डिमीन नहीं कर रहा किसी चीज़ को, बट ये है कि हर फील्ड में जो है वो सक्सेस है, हर फील्ड में है, और पॉलिसी मेकिंग में भी है, और उसमें भी है जो दूसरे फील्ड्स आप अल्टरनेटिव पाथ्स आप लेना चाहते हो। अपनी सेल्फ वर्थ को बस इससे डिसाइड मत करना कि ये एग्ज़ाम हुआ है नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और ये गलतियाँ हम भी कर चुके हैं। और ख़ासकर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज से होते हैं, तो पेरेंट्स भी ये चीज़ करते हैं कि नहीं इसका नहीं हो रहा तो यही नालायक है। ऐसा नहीं होता है, और बच्चा भी ये चीज़ दिमाग में रखे कि नहीं भाई पेरेंट्स की मुझसे कुछ उम्मीदें हैं, तो वाकई में सीरियसली तैयारी एक बार तो देता हूँ ना, एक बार अटेम्प्ट देता हूँ, मिसगाइड नहीं करना है। मतलब कई बच्चे ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई पेरेंट्स उम्मीद लगाए बैठे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हो, उसकी जगह कुछ और कर रहे हो, है ना। तो एक बार तो जो उम्मीदें हैं उनके लिए मेहनत कर लेनी चाहिए, और फिर नहीं होता है तो फिर आप दूसरा तरीका देख सकते हो, दूसरा। हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे इंटरैक्ट करके, एंड स्टूडेंट्स को भी आज बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और ऐसे हाइलाइट्स मिले होंगे जो उनकी जर्नी में ऑफ कोर्स उन्हें हेल्प करेगा। और उसी रिगार्ड में आई वांट कि आपके बहुत ही अच्छे से सिग्नेचर्स हमें हमारे एड शाला के कप पे मिल जाएं। अगर साइन तो बहुत ही नॉर्मल से हैं, कभी मौका ही नहीं मिला। साथ ही सर ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। सो गाइस, ये थी एक इंस्पायरिंग जर्नी दिव्यांशु सिंह की, एक इंजीनियर, एक ऑफिसर और एक मेंटर, जिन्होंने पेशेंस को अपना सुपर पावर बनाया और साथ ही डिसिप्लिन को। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एडशाला के यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर कनेक्ट जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं विजडम बियॉन्ड इंफॉर्मेशन। मैं स्वाति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। विश यू ऑल द बेस्ट।